नमः सर्वेभ्यः। अद्य अधुना अहं मम किञ्चित् विचाराः योगशास्त्रविषयेषु अहं प्रस्तुत करोमि। Today I'm going to share some thoughts about Yoga Shastra, and the focus is really about how to rewire your brain, talk about the neuroscience of Abhyasa, the practice, emphasizing that how Maharshi Patanjali described neuroplasticity, not exactly the way we use the term these days, but this idea more than 2000 years ago. And I'll move on to the next sutras while talking about rewiring your brain. और यह विषय मेरे लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में मुझे यह अनुभव होता है कि यदि योग दर्शन का कोई एक सूत्र आधुनिक न्यूरोसाइंस के सबसे निकट है तो वह है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। As a neurologist, I believe that if there is one sutra in Patanjali's Yoga Darshan that comes closest to the neuroscience, it is this sutra, Abhyasa Vairagyabhyam Tannirodha. स्नायु विज्ञानवेत्ता रूपेण मम दृढ़ विश्वासः अस्ति यत् यदि पतंजलि योग दर्शने कश्चन सूत्रः आधुनिक स्नायु विज्ञानस्य समीपतमः अस्ति तर्हि सः अयं सूत्रः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अद्य वयं द्रक्ष्यामः यत् महर्षिः पतंजलिः केवलं योग साधनां न वर्णयति अपितु मस्तिष्कस्य अनुभवजन्य परिवर्तनस्य सिद्धान्तम् अपि प्रतिपादयति। So today we shall see that Patanjali was not merely speaking about the spiritual discipline, he was describing a principle that we, the modern neuroscientists, call neuroplasticity, the remarkable ability of the brain to change through experience. But before we move on to this new sutras, let's briefly summarize what we studied in the previous two episodes. पिछले दो एपिसोड में, पिछले दो भागों में हमने क्या समझा, क्या जाना, वह थोड़ा याद कर लेते हैं। तो हमने यह समझा कि योग का लक्ष्य शरीर को मोड़ना नहीं है बल्कि मन को समझना है। हमने यह जाना कि योग सिर्फ शरीर को मोड़ना और लचीला बनाना नहीं है बल्कि मन को समझना है। योगा चित्ता वृत्ति निरोधः, यह सूत्र हमने पढ़ा। योगा इज द रेगुलेशन ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड। योग मन की वृत्तियों का नियमन है। हमने चित्त को समझा, हमने 5 वृत्तियों को समझा, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। In the previous episodes, we discussed Chitta and the 5 vrittis, and we learned that yoga is the regulation of the fluctuations of the mind. And the purpose of yoga is not merely to make the body flexible, but to understand the mind. अतीतेषु द्वयोः भागयोः वयं ज्ञातवन्तः यत् योगस्य लक्ष्यं केवलं शरीरस्य लाघवं नास्ति अपि तु मनसः स्वरूपस्य अवगमनम् अस्ति। योगः चित्तवृत्ति निरोधः इति सूत्रस्य अर्थं विविच्यामः। चित्तं पंचवृत्तयः च अवगतम्। इदानीं प्रश्नः जायते, यदि मनः स्वभावतः चञ्चलमस्ति तर्हि तत् कथं स्थिरं भवेत्? So the next question, a deeper question that arises is, if the mind is naturally restless, how can it become steady? यदि मन चंचल है तो उसे स्थिर कैसे बनाया जाए? तो मुझे तो गीता का वह श्लोक याद आता है, बहुत सुंदर श्लोक है, बचपन से ही मन में बैठा हुआ है।
असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से, भले ही मन चंचल है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। सो व्हाई इज कॉन्सेंट्रेशन सो डिफिकल्ट? कंसंट्रेट करना, ध्यान लगाना कठिन क्यों है? तो मैं आपसे एक सरल प्रयोग करने के लिए कहूंगा। आई विल आस्क यू टू डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। लघु परीक्षाम कुर्मः। क्या करना है? अपनी आंखें बंद कीजिए, केवल अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए 10 सेकंड तक। श्वास किस प्रकार अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, क्या हुआ? The simple experiment that I'm asking you is to just close your eyes and observe the breathing for 10 seconds. क्षण मात्रम नेत्रे निमील्य श्वासे ध्यानं कुर्वन्तु। 10 क्षण पर्यन्तं किम अभवत्? कि मनः श्वासे एव स्थितम्, उत स्मृतिषु गतं, भविष्य चिंतासु अन्यत्र। So when you're trying to observe your breathing, focus on it. What's happening? Did your attention remain with your breath? Or did it wander into memories, future plans, conversation, worries? जब आपको 10 सेकंड अपने श्वास पे ध्यान लगाने के लिए कहा गया, तो क्या मन श्वास पर टिका रहा, या वह किसी पुराने अनुभव में चला गया, या किसी भविष्य की चिंता में, या किसी व्यक्ति की याद में? यदि ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, यही मानव मस्तिष्क का स्वाभाविक व्यवहार है। इफ दैट हैपेंड टू यू, यू आर नॉट अलोन। दिस इज द नेचुरल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन माइंड। यदि एवं जातम तर्हि चिंता नास्ति, एवमेव मानव मनसः स्वभावः अस्ति, द वॉन्डरिंग ब्रेन। आधुनिक न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि जब हम किसी विशेष कार्य पर ध्यान नहीं देते, तब भी हमारा मस्तिष्क अत्यंत सक्रिय रहता है। Even when we appear to be resting, the brain is far from quiet. आधुनिक स्नायु विज्ञानम दर्शयति यत् विश्राम काले अपि मस्तिष्कः निष्क्रियः न भवति। स अतीतं स्मरति, भविष्यं कल्पयति, स्वजीवनस्य कथाः निर्माति। एवमेव मनः स्वभावः विचरन्ति। During the rest, the brain remembers the past, imagines the future, evaluates the social situation, and constructs stories about ourselves. The spontaneous activities associated with what neuroscientists call default mode network. Mind wandering is therefore not a personal failure, it is the brain's natural default status. विश्राम की अवस्था में भी मस्तिष्क अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न करता है। वह अतीत को याद करता है, भविष्य की कल्पना करता है, अपने बारे में कहानियां बनाता है, दूसरों के व्यवहारों का अनुमान लगाता है। यही कारण है कि बिना अभ्यास के मन अपने आप भटकता रहता है। So what's the neuroscience of attention? तो फिर ध्यान कैसे उत्पन्न होता है? How does the focused attention arise? When we intentionally direct attention toward a single object, several brain regions work together. जब हम किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं, तब मस्तिष्क के अनेक भाग मिलकर कार्य करते हैं। यदा वयम एकस्मिन् विषये चित्तं स्थापयितुम् इच्छामः, तदा मस्तिष्कस्य अनेकानि क्षेत्राणि सहकार्यं कुर्वन्ति। पूर्वललाट प्रदेशः प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लक्ष्ये चित्तं धारयति। अग्र सिंगुलेट प्रदेशः एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स चित्तस्य विचलनं ज्ञात्वा पुनः लक्ष्ये प्रत्यावर्तनं प्रेरयति। So the dorsolateral prefrontal cortex helps us maintain our goals. It says, stay with the breath. The anterior cingulate cortex monitors conflict and detects when attention has wandered. It is the brain's internal supervisor. Every time the mind drifts away and you gently bring it back, these executive control networks are being exercised. जब हम किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं, तब मस्तिष्क के अनेक भाग मिलकर कार्य करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाग है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, विशेषतः डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यही भाग हमारे लक्ष्य निर्धारित करता है। यह हमें कहता है, अभी केवल इसी कार्य पर ध्यान दो,
और कहीं मत भटको। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है एंटीरियर सिंगुलेट गायरस, कॉर्टेक्स। यह हमारी त्रुटियों को पहचानता है। जब हमारा मन भटकता है तो यही क्षेत्र हमें बताता है कि ध्यान फिर से वापस लाओ। तो ध्यान का अर्थ यह नहीं कि मन कभी भटकेगा ही नहीं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। सक्सेस डज नॉट मीन दैट द माइंड नेवर वॉन्डर्स। ध्यानस्य सफलता मनसा अविचलनम नास्ति। यदा यदा मनः विचलति तदा तदा पुनः लक्ष्ये प्रत्यावर्तनम एव अभ्यासः। मन जितनी बार भटके उतनी बार प्रेम पूर्वक उसे वापस लाना, यही अभ्यास है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास, मन जितनी बार भटके उतनी बार प्रेम पूर्वक उसे वापस लाना, यही अभ्यास है। यदा यदा मनः विचलति तदा तदा पुनः लक्ष्ये प्रत्यावर्तनम एव अभ्यासः। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी. So I've been talking about neuroplasticity. So let us introduce this term once again. It is one of the greatest discoveries of the modern neuroscience. Neuro refers to nervous system, and plasticity means the capacity to change. For much of the 20th century, scientists believed that the adult brain was relatively fixed. When it's damaged, it's gone. It's a done deal. But we now know that this is not true. Throughout life, the brain reorganizes itself in response to experience, learning, injury, and repeated practice. And this is what I tell my patients, that the more they participate in physical therapy after a brain injury, like a stroke, the greater the odds of the neighboring areas in the brain which were not affected from the stroke taking over some of the functions. And we do see, for instance, young kids who have undergone tumor resection in the area of the brain that's associated with language. They grow normal and they are able to speak as they advance in the age because the other brain areas take over the language function. This is because the brain is plastic, not really plastic in the sense that we look at the plastic products, but it's malleable, it changes, it has the capacity to change. So प्लास्टिसिटी जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसमें न्यूरो का तो अर्थ हुआ तंत्रिका, तंत्र या मस्तिष्क। अब प्लास्टिक सिटी का अर्थ है बदलने की क्षमता। तो पहले जो वैज्ञानिक थे, हम लोग यह जो सोचते थे, यह जानते थे कि मस्तिष्क लगभग स्थिर है। एक बार उसमें अगर स्ट्रोक वगैरह हो गया तो उसमें कोई परिवर्तन कुछ बदलता नहीं है। पर हम पिछले कुछ सालों से जो है, कुछ वर्षों में हमने जो है यह जाना है, पिछले करीब करीब 50 वर्षों का एक्चुअली शोध है, यह अन्वेषण है जिसने कि इस धारणा को बदल दिया। और आज हम जानते हैं कि मस्तिष्क जो है वह बदलता रहता है, परिवर्तन होता है। और मैं बता रहा था पहले अंग्रेजी में कि जो हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन, उसमें अगर किसी को स्ट्रोक हो जाता है, लकवा हो जाता है, और हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि भाई आप फिजियोथेरेपी कीजिए, तो उसके पीछे हमारा जो उद्देश्य होता है वह ये होता है कि वह जो पेशेंट है, वह जो मरीज है, रोगी है, वह जितना फिजिकल थेरेपी के माध्यम से अपने मस्तिष्क को, ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, उतना वह जो क्षेत्र है जो कि अभी काम कर रहा है ब्रेन में, वह जो है उन लकवा मारे हुए फंक्शंस को, जैसे हाथ नहीं चला सकते, अब हाथ वाला एरिया जो है जो मस्तिष्क में अफेक्ट हो गया है, उसके आजू बाजू के जो ब्रेन में जो नसें हैं वह उस कार्य को सीख लेती हैं, सीखने की उनमें क्षमता होती है। हर एक पेशेंट अलग होता है, तो सब में रिकवरी की पोटेंशियल अलग अलग होती है। कुछ लोगों में बहुत अच्छी रिकवरी होती है, कुछ में नहीं होती है। तो हर मनुष्य अलग है, उसकी रिकवरी अलग अलग रेट पे होती है। लेकिन यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत जो है बहुत हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई बालक है जिसके मस्तिष्क में ट्यूमर है, ट्यूमर भाषा वाले एरिया में है, ट्यूमर की सर्जरी करते हैं तो बच्चे का भाषा बोलने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, कभी कभी खराब हो जाती है, लेकिन वह जितना ज़्यादा अपनी भाषा का प्रयोग करता है, सुनता है और बालक होता है, तो समय के साथ उसका मस्तिष्क के दूसरे क्षेत्र भाषा के कार्य को सीख लेते हैं और फिर वो साधारण मनुष्य की तरह बाद में भाषा करता है। उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ द फंक्शंस। तो यह बात है। इदानीम आधुनिक स्नायु विज्ञान से महत्वपूर्ण सिद्धांत मस्तिष्क परिवर्तनशीलता, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जीवन पर्यंतम मस्तिष्क अनुभवानुसारम परिवर्तते।
अभ्यासेन नूतना स्नायु संबंधाः निर्मीयन्ते पुरातनाः दृढ़ीकृताः भवन्ति एवं मनुष्यः शनैः शनैः स्वमनः स्वयमेव निर्मति। और यही पर आधुनिक विज्ञान और महर्षि पतंजलि का अद्भुत मिलन होता है। अगले भाग में हम उस सूत्र का अध्ययन करेंगे जो इस संपूर्ण सिद्धांत का हृदय है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। क्या केवल अभ्यास पर्याप्त है? वैराग्य की आवश्यकता क्यों है? महर्षि पतंजलि इसका उत्तर देते हैं, और आधुनिक न्यूरोसाइंस भी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा गीता में, उसका जो साइंटिफिक बेसिस है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, फोकस है, अटेंशन है। मस्तिष्क को कंट्रोल में करना जो है बहुत आवश्यक है। असंशय महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले। मनोदुर्निग्रहम चलम, मन को अपने कंट्रोल में लाना कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास से हे कुंती पुत्र, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य से इसको अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में लाया जा सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण, द बेस्ट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापिस्ट, बेस्ट न्यूरो साइंटिस्ट अगर मैं कह सकूं तो, जिन्होंने गीता रूपी एक महान ग्रंथ हमें सुना के, बता के हमारा जीवन का उद्धार किया, हमारे जीवन का उद्धार किया। इतना अच्छा ग्रंथ है जिसमें आप अपने आप को अर्जुन के समान कंफ्यूजन के स्टेट में, जब नहीं समझ में आ रहा है कि ये करूं कि वो करूं, आप डाल के बैठ जाइए और पढ़िए, आपको अपने आप आपके सिचुएशन का किस प्रकार से आगे हमें मार्ग पे चलना है उसका हमें उत्तर मिल जाता है। यह मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस रहा है पूरे जीवन, बाल्यकाल से आज तक। हरिओम। तो इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम यह कह सकते हैं, कि मन का भटकना हमारी असफलता नहीं है, वह मस्तिष्क का स्वाभाविक व्यवहार है। सो माइंड वॉन्डरिंग इज नॉट अ पर्सनल फेलियर, इट इज द ब्रेन्स नेचुरल टेंडेंसी। मनसः विचलनं दोषः नास्ति, एषः तस्य स्वभावः एव। ध्यानस्य अर्थः मनः बलेन निरोधयितुं नास्ति। यदा यदा मनः विचलति तदा तदा पुनः लक्ष्ये प्रत्यावर्तनम् एव ध्यानाभ्यासः। इदानीं वयं योगदर्शनस्य अतीव महत्वपूर्णं व्यवहारिक सूत्रम् आगच्छामः। मस्तिष्क का व्यवहार है यह कि मन जो है भटकेगा। हमने यह भी देखा जाना कि ध्यान का अर्थ मन को रोकना नहीं है। ध्यान का अर्थ क्या है कि मन जितनी बार भटके, आप ध्यान लगा के बैठे और आप सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को याद करना है, उनका चित्र हमारे आंखों में सामने दिखे, पर मन तो भाग गया मम्मी के पास, मन तो भाग गया, क्या बन रहा है, मन तो भाग गया बाहर गाड़ी चल रही है। तो मन को बार बार खींच के और भगवान कृष्ण में लगाना है, और धीरे 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 जो है अपने अटेंशनल नेटवर्क्स जो फोकस है उसको बढ़ाना है। तो मन जितनी बार भटके उतनी ही बार उसे प्रेम पूर्वक वापस लाना है। यही कारण है कि आधुनिक न्यूरोसाइंस और महर्षि पतंजलि एक ही दशा में, दिशा में संकेत करते हुए दिखाई देते हैं। सो मेडिटेशन डज नॉट मीन प्रिवेंटिंग द माइंड फ्रॉम वॉन्डरिंग, यू कैनॉट। Meditation means gently bringing it back again and again and again. When you have closed your eyes and you're thinking about something specific that you want to focus on, like for example, in Indian spiritual context, I would say you're thinking about Bhagavan Krishna. But when you start focusing on him, your mind is wandering away. You think about other things that are going on, things going on in your life, or what your mother is cooking, or maybe the Tesla that's running around in the neighborhood. It's difficult to control the mind, but it's possible to pull the mind, the focus of attention, the focus back to what you want it to focus on. And that is what the meditation requires. And with practice, it will get better. So, अभ्यास वैराग्याभ्याम
तन्निरोधः। पहले अध्याय का 12वां श्लोक है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। द सूक्त इज अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अस्मिन् सूत्रे केवलं त्रयः शब्दाः सन्ति, किन्तु एतेषु त्रिषु शब्देषु संपूर्ण योगस्य रहस्यम् अंतर्निहितम् अस्ति। एतेषु त्रिषु शब्देषु संपूर्ण योगस्य रहस्यम् अंतर्निहितम् अस्ति। इस छोटे से सूत्र में केवल 3 शब्द हैं, किंतु इन्हीं तीनों शब्दों में संपूर्ण योग साधना का रहस्य छुपा हुआ है। विद इन दीज 3 वर्ड्स इन द सूक्त, द पतंजलि's entire science of mental transformation is described. So let's do a word by word analysis. अभ्यास। संस्कृत में अभ्यास शब्द अभि और आस धातु से संबंधित माना जाता है और इसका अर्थ है बार बार करना, पुनः पुनः करना, निरंतर करना। किंतु पतंजलि का अभ्यास केवल किसी क्रिया की पुनरावृत्ति नहीं है, यह सचेत पुनरावृत्ति है, सचेत। So abhyas, the word in Sanskrit, means practice, but it just doesn't mean repetition. Abhyasa is conscious, deliberate, and sustained practice. It's just not that you are chanting the mantra again and again. When you're chanting a mantra, you're thinking about the mantra, what exactly it means. You are really looking, imagining, even the alphabets you should be able to see. So abhyasa is conscious, deliberate, sustained practice. It is not merely doing something many times. It is returning to the same goal with awareness. Prathamam abhyasah iti shabdam pashyamah. Abhyasah naam punah punah sajag ruk tayah krutah yatnah na kevalam punaravrittihi apitu vivekapurvakah nirantarah prayatnah. Vivekapurvakah निरंतरः प्रयत्नः। व्यास भाष्य में अभ्यास का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। अभ्यास वह है जिसके द्वारा चित्त बार बार एक ही अवस्था में स्थापित किया जाता है। मन भटकेगा फिर वापस लाओ, फिर भटकेगा फिर वापस लाओ, इसी प्रक्रिया का नाम है अभ्यास। व्यास ऋषि एक्सप्लेन्स दैट प्रैक्टिस इज द रिपीटेड एफर्ट टू एस्टैब्लिश द माइंड इन स्टडीनेस। So notice something important. The goal is not perfection. The goal is returning. Every return strengthens the mind. व्यासाचार्यः वदति अभ्यासः नाम चित्तस्य पुनः पुनः स्थितीकरणाय कृतः प्रयत्नः। मनः विचलति पुनः प्रत्याह्रियते, एषा एव अभ्यासः। So the most common misunderstanding, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा मन बहुत भटकता है, और वे समझते हैं कि ध्यान करने योग्य नहीं है। यह सबसे बड़ी भूल है। Many people think that, hey, my meditation is unsuccessful because my mind keeps wandering. This is one of the greatest misunderstanding about meditation. The wandering is not the problem. The problem is that we are not practicing to return the wandered brain, wandered mind back to the focus. So the returning is the practice. Wandering is not the problem. Anekaah janaah vadanti ममा मनः अतीव विचलति। ममा मनः अतीव विचलति, मेरा मन बहुत विचलित होता है। इति कारणेन ते मन्यन्ते यत ध्यानं तेषां न शक्यम्। एषा महतीं भ्रान्तिः। विचलनं न दोषः, प्रत्यागमनम् एव अभ्यासः। तो यदि आप मुझसे पूछें कि डॉक्टर साहब ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण क्षण कौन सा है, तो मेरा उत्तर होगा वह क्षण नहीं जब आपका मन केंद्रित रहता है, बल्कि वह क्षण जब आपको पता चलता है कि मन भटक गया है। इफ यू आस्क मी, हे डॉक, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट इन मेडिटेशन, एंड आई वुड नॉट से दैट मोमेंट ऑफ परफेक्ट कंसंट्रेशन, नो, आई वुड से दैट यू नीड टू रियलाइज दैट योर माइंड हैज वॉन्डर्ड, एंड दैट मोमेंट इज व्हेन द लर्निंग बिगिंस, बिकॉज दैट्स द मोमेंट यू वांट टू पुल योर माइंड बैक टू द आइटम ऑफ फोकस। यदि कश्चित् मां पृच्छेत् ध्येय क्षणः कः श्रेष्ठः, अहं वदामि न सः यदा मनः स्थिरं, किन्तु सः यदा त्वं जानसि मम मनः विचलितं, ततः एव अभ्यासस्य आरम्भः। So what happens in brain?
जब आपको पता चलता है कि आपका ध्यान भटक गया है, तब मस्तिष्क का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र सक्रिय होता है, एंटीरियर सिंगुलेट गाइरस और कॉर्टेक्स। यह क्षेत्र त्रुटियों को पहचानता है। So when you recognize that your attention has wandered, the anterior cingulate cortex detects the error. And then the dorsolateral prefrontal cortex helps redirect attention back to the chosen object. वह क्षण जब एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स को पता चलता है कि गड़बड़ हो गई है, ध्यान भटक गया है, तब होता है क्या? वो बताता है कि भाई तुम लक्ष्य से हट गए हो। फिर दूसरे क्षेत्र को सक्रिय करता है और सक्रिय होता है दूसरा क्षेत्र, डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यही क्षेत्र निर्णय लेता है कि अब ध्यान को वापस लाओ। सो देन meditation is therefore exercise in the strengthening of executive control thanks to the dorsolateral prefrontal cortex. It helps redirect attention back to the chosen object. Each return is like another question in a gym, another repetition in a gym. You're repeating the exercise. And instead of strengthening the muscles, here you're strengthening your attentional networks. यदा त्वं जानसि यत् चित्तं विचलितं तदा अग्र सिंगुलेट प्रदेश एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स तत् विचलनम ज्ञाति। ततः पूर्व ललाट प्रदेश डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पुनः लक्ष्ये चित्तं स्थापयति एवं ध्यानाभ्यास ध्यान शक्ते प्रशिक्षणम अस्ति। देखिए, मैं बहुत जगह पे रहा, भारत, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, अमेरिका, इधर उधर बहुत देशों में गया। और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे मेडिकल में, दूसरे भी जो प्रोफेशन है उसमें लोग अपनी भाषा में पढ़ते हैं। और उसका फ़ायदा लाभ ये होता है कि जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, घर में कोई हमारे अंग्रेजी नहीं बोलता था, बोलने नहीं आती थी, अंग्रेजी कमज़ोर थी, तो हम डिक्शनरी निकाल के पढ़ते थे, अर्थ समझने का कोशिश, कठिनाई होती थी। वही चीज़ अगर हमको हिंदी में या हमारी मातृभाषा में, जो भी हमारे दोस्तों की है, हमारी है, या संस्कृत जिसको कि हम मातृभाषा पूरे देश की बना सकते हैं, क्योंकि ये एक भाषा है जो सारे देश को जोड़ सकती है। मुझे ऐसा लगता है, कि संस्कृत जो है हमारे देश की सारी भाषाओं को जोड़ सकती है। क्योंकि आप कोई भी भाषा बोलें, मंदिर में जाके पंडित जी तो यही मंत्र पढ़ते हैं ना, संस्कृत वाला सेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक धागा है जिससे कि पूरे देश को बांधा जा सकता है। तो इसलिए मैं भी जो है अपने विचारों को संस्कृत और हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मराठी वगैरह दूसरे भाषाओं का भी ज्ञान है, लेकिन वो फिर बहुत अधिक हो जाएगा, सारी भाषाओं में बोलने लगूंगा तो। पर मेरा उद्देश्य यही है कि, और ऐसा नहीं है कि हम मेडिकल के शब्दों को संस्कृत में नहीं बोल सकते हैं, नहीं उपयोग में ला सकते। पूर्व ललाट प्रदेश डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अग्र सिंगुलेट प्रदेश एंटीरियर अग्र सिंगुलेट प्रदेश सिंगुलेट कॉर्टेक्स। तो इस प्रकार हम जो है अपनी भाषाओं में भी जो है सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझा सकते हैं। और ज्ञान यह नहीं है कि हमको कितनी अच्छी अंग्रेजी आती है या संस्कृत आती है। ज्ञान यह है कि हम उस चीज़ को समझ सकते हैं कि नहीं, समझ के हम उसको आगे उसका उपयोग उस ज्ञान का कर सकते हैं कि नहीं, वह ज्ञान है। खैर, थोड़ा मैं अपने विषय से डिविएट हो गया, पर भाव बताना चाहता था कि किस कारण से जो है मैं अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में ये सब अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं। खैर, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बिगिंस वेयर ईच टाइम यू रीडायरेक्ट योर अटेंशन। प्रत्येक बार जब आप अपने मन को वापस लाते हैं और मन केंद्रित करते हैं, मस्तिष्क में उपस्थित न्यूरॉनों के बीच का संबंध थोड़ा और मजबूत हो जाता है। एक बार से बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, किंतु हजारों बार, लाखों बार, वर्षों तक यही छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर मस्तिष्क की संरचना को बदल देते हैं। कोई भी चीज एक बार में नहीं याद होती है, बार बार प्रैक्टिस करने से, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करने से, बार बार ध्यान लगाकर याद करने से चीजें जो है मन में बैठ जाती हैं। This is exactly how we learn language, by repeating. Thousands of repetition change the brain. One repetition changes very little. It just leaves a trace, but when you keep repeating, then it becomes permanent. And this is how we learn language, music, surgery, sports, meditation. अत्र एव मस्तिष्क परिवर्तनशीलता आरभ्यते। यदा यदा चित्तं पुनः लक्ष्ये प्रत्याह्रियते तदा तदा ध्यान संबद्धाः स्नायु संबंधाः दृढ़तराः भवन्ति।
एकवारेण महान परिवर्तनः न भवति, सहस्रवारं सहस्रवारं पुनरावृत्त्या मस्तिष्कस्य रचना अपि परिवर्तते। सहस्रवारं, हजारों बार पुनरावृत्त्या मस्तिष्कस्य रचना अपि परिवर्तयते। कल्पना कीजिए कि एक बालक पहली बार वायलिन सीख रहा है। प्रारंभ में उसकी उंगलियां असहज होती हैं, स्वर ठीक नहीं निकलते, ध्यान बार बार भटकता है। किंतु 10 वर्षों के अभ्यास के बाद वही बालक मंच पर अद्भुत संगीत प्रस्तुत करता है। इमेजिन अ चाइल्ड लर्निंग वायलिन एट फर्स्ट। एवरी मूवमेंट इज डिफिकल्ट, क्लमजी, एवरी नोट requires conscious effort. 10 years later, the performance appears effortless. And what changed? इसमें अंतर क्या हुआ? Not merely knowledge, the brain itself changed. The practice literally reshaped the neural circuits. वही बालक मंच पर अद्भुत संगीत प्रस्तुत करता है तो क्या केवल उसका ज्ञान बदला है? नहीं, उसका मस्तिष्क बदल गया है। हमारा मस्तिष्क ज्ञान के माध्यम से बदलता है। बालः प्रथम वारं वीणा वादनं शिक्षते इति कल्पयन्तु। आदौ सर्वं कठिनं, बहु वर्षाणाम् अभ्यासेन सः उत्कृष्टः वादकः भवति। किम केवलं ज्ञानं परिवर्तितं? न, मस्तिष्कः अपि परिवर्तितः। सो कनेक्टिंग बैक टू पतंजलि, अब क्या आप समझ सकते हैं कि पतंजलि ने अभ्यास शब्द क्यों चुना? उन्होंने इच्छा नहीं कहा, प्रार्थना नहीं कहा, चमत्कार नहीं कहा। उन्होंने कहा अभ्यास, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्सपीरियंस। नाउ वी शुड appreciate the brilliance of Patanjali, because he did not say transformation comes from wishing. He did not say it comes from miracles. He said it comes from practice, 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 because repeated experience changes the mind. इदानीं पातंजलेः प्रतिभा प्रकाशते, सः न उक्तवान् इच्छया परिवर्तनं, न चमत्कारेण, सः अवदत् अभ्यासः, यतः पुनः पुनः कृतः यत्नः एव चित्तं परिवर्तयति। किंतु क्या केवल अभ्यास से पर्याप्त है? क्या केवल बार बार करने से मन मुक्त हो जाएगा? महर्षि पतंजलि कहते हैं नहीं। इज रिपीटेशन अलोन एनफ? इज repetition alone enough? Patanjali's answer is no. Practice must be sustained. अभ्यास को स्थिर, दीर्घकालीन और श्रद्धापूर्ण होना चाहिए। Practice must be sustained, continuous, and performed with dedication. अगले भाग में आगे अब समझाऊंगा मैं कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। और देखेंगे कि आधुनिक न्यूरोसाइंस किस प्रकार इस महान त्रुटि, इस महान सूत्र की पुष्टि करता है। किम केवलः अभ्यासः पर्याप्तः? पतंजलि वदति न। वदति किम वदति? न, अभ्यासः पर्याप्तः नास्ति। अभ्यासः दीर्घकाल पर्यन्तं निरन्तरं श्रद्धया च कर्तव्यः। अग्रिम भागे वयं सूत्रयोः 1:13 और 1:14 गंभीरार्थः विचारयिष्यामः। तो आगे जो है अगला सूत्र पढ़ेंगे कि श्रद्धा की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्लोक आता है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। न्यूरोसाइंस अगेन न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस वाली बात है। श्रद्धा होगी तभी तो आप फोकस करेंगे, श्रद्धा होगी तभी तो आप मेरी बात सुनेंगे। किसी कारण से श्रद्धा हो रही है अपने गुरु में, तभी तो हम अपने गुरु की बात मानते हैं, अपने टीचर की बात मानते हैं, अपने माता पिता की बात मानते हैं। श्रद्धा नहीं होगी तो सुनेंगे क्यों? और सुनेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो उसमें एक इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। इंटरेस्ट, श्रद्धा, वो भाव जो है वह आवश्यक है। क्यों नहीं हम सबकी बात मान लेते, किसी किसी की मानते, क्यों? श्रद्धा होती है वहां पे। इसलिए हम यह समझ रहे थे कि
अभ्यास का अर्थ केवल किसी क्रिया को बार बार दोहराना नहीं है। अभ्यास का अर्थ है कि बार बार अपने मन को उसके लक्ष्य की ओर वापस लाना। We learn that abhyas is not merely repetition, it is the repeated return of attention to its chosen object. Every return strengthens the neural circuits involved in attention. But now an important question arises. अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि अभ्यास इतना शक्तिशाली है, इफ द प्रैक्टिस इज सो पावरफुल, तो फिर हम सभी बहुत शीघ्र क्यों नहीं बदल जाते? वाई डोंट वी चेंज इमीडिएटली? यदि एक सप्ताह ध्यान कर लिया तो क्या हमारा मस्तिष्क पूरी तरह बदल जाना चाहिए? If the practice is so powerful, why doesn't it change immediately? Why doesn't one week of meditation completely transform the brain? Why isn't 1 month of yoga enough? एक महीना योगा कर लिया तो वही काफी क्यों नहीं है? क्यों नहीं जीवन बदल जाता है? तो महर्षि पतंजलि इसका उत्तर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। डीप ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स समथिंग मोर। पूर्वभागे वयं ज्ञातवन्तः यत् अभ्यासः केवलं पुनरावृत्तिः नास्ति। अभ्यासः नाम चित्तस्य पुनः पुनः लक्ष्ये प्रत्यावर्तनम्। प्रत्येक प्रत्यावर्तनेन मस्तिष्के परिवर्तनम् आरभ्यते। प्रत्येक प्रत्यावर्तनेन मस्तिष्के परिवर्तनम् आरभ्यते। किन्तु प्रश्नः भवति, यदि अभ्यासः एतावत् प्रभावी अस्ति तर्हि परिवर्तनं शीघ्रं कुतः न भवति? महर्षि पतंजलिः उत्तरं ददाति, न गंभीर परिवर्तनाय अधिकं किमपि अपेक्षितं, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। सो हियर कम्स द 13th सूत्र, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। यह सूत्र अत्यंत छोटा है, किंतु इसके प्रत्येक शब्द में गहन अर्थ छिपा है। तत्र, उस अवस्था में, स्थितौ स्थिर रहने में, यत्नः निरंतर प्रयास, अभ्यास यही अभ्यास है। उस अवस्था में स्थिर रहने में निरंतर प्रयास यही अभ्यास है। अर्थात जिस प्रयास से मन बार बार स्थित किया जाता है उसी का नाम अभ्यास है। So this sutra in Sanskrit is beautifully concise. Abhyasa is the sustained effort to remain established in steadiness. Notice that Patanjali does not define practice as activity, he defines it as stability. The goal is not movement, the goal is remaining, stability. अस्य सूत्रस्य प्रत्येकः शब्दः महत्वपूर्णः अस्ति। तत्र तास्मिन् अवस्थायां स्थितौ स्थैर्ये यत्नः प्रयत्नः, एषः प्रयत्नः एव अभ्यासः, एषः प्रयत्नः एव अभ्यासः। So what does the brain learn? जब हम किसी कौशल का अभ्यास करते हैं तो वास्तव में मस्तिष्क क्या सीखता है? What does the brain actually learn? The brain does not simply accumulate information, it reorganizes itself. There are no boxes where the information is placed. It reorganizes, the brain reorganizes, new synaptic connections are formed. What are synapses? Connection between the neurons. So the new synaptic connections are formed, existing pathways, the neural pathways, they become stronger. Unused pathways gradually weaken, and the pathways that you don't use so much, they weaken. Practice is therefore not merely psychological, it is biological. मस्तिष्क केवल जानकारी नहीं सीखता, कहीं अपने उसमें बॉक्स नहीं जिसमें वो रखता, वह स्वयं को पुनः पुनः व्यवस्थित करता है। न्यूरॉन एक दूसरे से नए संबंध बनाते हैं, पुराने संबंध मजबूत होते हैं, अनुपयोगी संबंध धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। इसी कारण अभ्यास हमें बदल देता है। मस्तिष्कः केवलं ज्ञानं न गृह्णाति, सः स्वयमेव पुनर्गठनं करोति। नवाः स्नायुसम्बन्धाः भवन्ति, पुरातनाः दृढतराः भवन्ति, अनुपयुक्ताः शनैः शनैः क्षीयन्ते। अतः अभ्यासः जैविकः
परिवर्तनः अपि अस्ति, जैविकः परिवर्तनः अस्ति। तो जो हम न्यूरोसाइंस करते हैं इसमें एक टर्म हम यूज करते हैं, एक सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। सरल शब्दों में, यदि दो न्यूरॉन बार बार साथ सक्रिय होते हैं तो उनका संबंध मजबूत होता है। इसी सिद्धांत को प्रसिद्ध न्यूरल साइंटिस्ट डोनाल्ड हेब ने एक वाक्य में व्यक्त किया है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। One of the central discoveries of the neuroscience is long-term potentiation. When two neurons repeatedly activate together, the connection between them becomes stronger. This principle was summarized by Donald Hebb. Neurons that fire together wire together. Repeated practice literally changes the efficiency of neural communication. आधुनिक स्नायु विज्ञाने दीर्घकाली स्नायु दृढ़ीकरणम, दीर्घकालिक स्नायु दृढ़ीकरणम, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, दीर्घकालिक स्नायु दृढ़ीकरणम इति सिद्धान्तः प्रसिद्धः अस्ति। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन इति सिद्धान्तः प्रसिद्धः अस्ति। यदा द्वौ स्नायवः पुनः पुनः सह सक्रियौ भवतः तयोः सम्बन्धः दृढ़तरः भवति। अभ्यासेन स्नायु संबंधाः बलवन्तः भवन्ति। महर्षि पतंजलि और आधुनिक न्यूरोसाइंस की भाषा भिन्न है, किंतु संदेश आश्चर्यजनक रूप से समान है। हेब कहते हैं दोहराने से न्यूरॉन मजबूत होता है, पतंजलि कहते हैं दोहराने से चित्त स्थिर होता है। दोनों ही अभ्यास की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। Patanjali and modern neuroscience speak different languages, yet they convey remarkably similar ideas. Hebb describes repeated strengthening of the neural circuits. Patanjali describes repeated stabilization of the mind. Both recognize that transformation requires repetition. Patanjali संस्कृते वदति, आधुनिक विज्ञानम अन्यया भाषया वदति, किंतु उभयोः सारः एकः एव, पुनरावृत्त्या परिवर्तनम्। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। मेरे विचार से यह संपूर्ण योग दर्शन के सबसे प्रेरणादायक सूत्रों में से एक है। पतंजलि कहते हैं अभ्यास तभी सफल होगा जब उसमें तीन गुण होंगे, दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कार, long duration, continuity, respectful dedication. Patanjali says that the practice becomes firmly established only when it possesses these three qualities: long duration, continuity, and respectful dedication. And this is one of the most practical and inspiring sutras in the Yoga Sutra. अभ्यासः दृढ़ भवति यदि तस्य त्रयः गुणाः स्युः, दीर्घकाल, नैरन्तर्यं, सत्कारः। दीर्घकाल, पहला शब्द है दीर्घकाल, अर्थात लंबे समय तक। आज की दुनिया में आजकल लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं, फटाफट 7 दिन में परिवर्तन, 21 दिन में आदत, 1 महीने में नया जीवन। किंतु पतंजलि हमें धैर्य सिखाते हैं। महान परिवर्तन वर्षों में होते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द लॉन्ग ड्यूरेशन प्रैक्टिस। मॉडर्न कल्चर इन दीज डेज एंड टाइम वी वांट क्विक रिजल्ट्स। दिस इज नॉट गुड। पतंजलि टीचेस पेशेंस। The deepest transformation of the mind unfolds over years. प्रथमः गुणः अस्ति दीर्घकालः। महान परिवर्तनः शीघ्रं न भवति, सः कालेन एव सिद्ध्यति। दूसरा शब्द है नैरन्तर्य, अर्थात बिना रुके, नैरन्तर्य। The second requirement is continuity, नैरन्तर्यम। अनियमित अभ्यास मस्तिष्क को स्थायी रूप से नहीं बदलता। अनियमित, irregular practice produces limited change. प्रतिदिन थोड़ा अभ्यास कभी कभी बहुत अधिक अभ्यास से भी अधिक प्रभावशाली होता है। Consistent daily practice is far more powerful than occasional burst of efforts. निरंतरः अभ्यासः एव स्थिर परिवर्तनस्य कारणम्। तीसरा शब्द है सत्कार। इसका अर्थ केवल सम्मान नहीं है। सत्कार का अर्थ सम्मान नहीं है। द थर्ड क्वालिटी सत्कार, प्रैक्टिस शुड बी परफॉर्म्ड विद सिंसियरिटी, रेवरेंस एंड जॉय।
इसका अर्थ है श्रद्धा, प्रेम और आदर। यदि अभ्यास बोझ बन जाए तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। When learning is meaningful, the brain learns more effectively. यदि अभ्यास आनंद बन जाए तो वही जीवन बदल देता है। तृतीयः गुणः सत्कारः श्रद्धया आदरेण प्रीत्या च कृतः अभ्यासः दृढ़ फलदः भवति। एग्जाम्पल, जब मैं स्ट्रोक के रोगियों का पुनर्वास करता हूं, इन स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन वी सी दिस प्रिंसिपल एवरी डे। वन डे ऑफ थेरेपी प्रोड्यूसेस लिटिल चेंज। Months of consistent rehabilitation reorganizes the brain. This is neuroplasticity, and this is precisely what Patanjali means by abhyasa. जब मैं रोगियों का पुनर्वास करता हूं तो मैं उन्हें यह बात समझाता हूं कि एक दिन का व्यायाम चमत्कार नहीं करेगा, किंतु महीनों तक किया गया नियमित अभ्यास मस्तिष्क को पुनः संगठित कर सकता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है और यही पतंजलि का अभ्यास है। पक्षाघात रोगिणां पुनर्वासे एषः सिद्धान्तः प्रतिदिनं दृश्यते। एक दिवसस्य अभ्यासः अल्पफलदः, मासानां निरन्तराभ्यासः मस्तिष्कं पुनर्गठयति। एषा एव मस्तिष्क परिवर्तनशीलता, एषा एव पतंजलेः अभ्यासः। तब एक अंतिम प्रश्न शेष है। वन फाइनल क्वेश्चन रिमेन्स। अधुना एकः प्रश्नः अवशिष्यते। यदि अभ्यास इतना महत्वपूर्ण है तो फिर वैराग्य की क्यों आवश्यकता है? अभ्यासेन तो कौरेण्य कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कृष्ण भगवान भी कहते हैं अभ्यास की आवश्यकता है, तो फिर वैराग्य की आवश्यकता क्यों है? अभ्यास के साथ में वैराग्य की आवश्यकता? क्या केवल अभ्यास से मुक्ति संभव नहीं? इफ प्रैक्टिस इज सो पावरफुल, व्हाई इज डिटैचमेंट आल्सो नेसेसरी? In the next few minutes, we will explore Vairagya through the lens of reward prediction, dopamine, addiction, emotional regulation, and modern neuroscience. पतंजलि क्यों कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ होना चाहिए, इसके बारे में अब अगले कुछ मिनटों में मैं समझाऊंगा कि और इसमें मैं आधुनिक न्यूरोसाइंस में हमें डोपामिन, पुरस्कार प्रणाली यानी रिवॉर्ड प्रिडिक्शन और आसक्ति, एडिक्शन, इमोशनल रेगुलेशन, इन सब के माध्यम से मैं इस बात को समझाने का प्रयत्न करूंगा। अधुना एकः प्रश्नः अवशिष्यते। यदि अभ्यासः एतावत् महत्वपूर्णः तर्हि वैराग्यस्य आवश्यकता किमर्थम्? अग्रिम भागे वयं वैराग्यस्य गूढ़ार्थम् आधुनिक स्नायु विज्ञानस्य प्रकाशे विचारयिष्यामः। तो आगे हम बढ़ें उससे पहले थोड़ा याद करें कि हमने अभ्यास को समझा। हमने देखा कि अभ्यास मस्तिष्क को बदल देता है। और अब हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे, उसका उत्तर समझेंगे कि यदि अभ्यास इतना शक्तिशाली है तो फिर महर्षि पतंजलि ने अभ्यास के साथ वैराग्य को क्यों जोड़ा? भगवान कृष्ण ने भी गीता में क्यों कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते? क्या केवल अभ्यास पर्याप्त नहीं था? यदि मैं प्रतिदिन ध्यान करूं, यदि मैं प्रतिदिन योग करूं, यदि मैं प्रतिदिन जप करूं, तो क्या वही पर्याप्त नहीं? पतंजलि कहते हैं नहीं, क्योंकि केवल अभ्यास से मन शक्तिशाली तो हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वह मुक्त भी हो जाए। आवश्यक नहीं कि वह मुक्त भी हो जाए। We were exploring the power of practice, and we have seen that the repeated practice changes the brain. But now a profound question arises that if practice is so powerful, why does Patanjali insist that Vairagya must accompany it? Why is the practice alone not enough? Because practice can strengthen the mind, but not necessarily free it. Not necessarily free it. अद्यावधि वयम अभ्यासस्य महत्वम अवगतम। अभ्यासः मस्तिष्कं परिवर्तयति इति ज्ञातम, किंतु प्रश्नः भवति यदि अभ्यासः पर्याप्तः स्यात् तर्हि वैराग्यस्य आवश्यकता किमर्थम्? किमर्थं वैराग्यस्य आवश्यकता यदि अभ्यासः पर्याप्तः स्यात्? पतंजलि वदति अभ्यासः चित्तं बलवत् करोति, वैराग्यहं तु चित्तं मुक्तं करोति। Sutra 1.15 says, Drishtanu
श्राविक विष वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यह सूत्र अत्यंत गंभीर है। दिस सूत्र इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सटल। Patanjali is not asking to reject the world. He does not say that pleasure is evil. He says something much deeper. Freedom comes from craving no longer controls the mind. Vairagya is not the absence of experience. It is the absence of slavery to experience. You don't want to be slave to your mind. पतंजलि कहते हैं कि जिस मनुष्य की तृष्णा देखे हुए विषयों में और सुने हुए सुखों में समाप्त हो जाती है, उसी की अवस्था को वैराग्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, पतंजलि यह नहीं कह रहे कि संसार छोड़ दो, ये नहीं कह रहे कि संसार छोड़ दो, ये भी नहीं कहते कि वस्तुएं बुरी हैं। वे केवल कहते हैं तृष्णा से मुक्त हो जाओ। वैराग्य इज नॉट द एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज द एब्सेंस ऑफ स्लेवरी टू एक्सपीरियंस। पतंजलि न वदति संसारम त्यज्य न च वदति विषयाः दोषयुक्ताः, सः केवलम वदति तृष्णायाः दासत्वं त्यज। त्यज तृष्णायाः दासत्वम, एषा एव वैराग्यम। So why does the brain become attached? Why do we become attached? Why do we repeatedly seek the same pleasures? Why is it difficult to stop checking our phones? Why do addictions develop? The answer lies in the brain's reward system. हम किसी वस्तु से आसक्त क्यों हो जाते हैं? क्यों मन बार बार उसी सुख की तरफ भटकता है? क्यों मोबाइल को बार बार देखने की इच्छा होती है? क्यों सोशल मीडिया छोड़ना कठिन हो गया है? क्यों नशे की आदत बन जाती है? उत्तर है मस्तिष्क की रिवॉर्ड सिस्टम, पुरस्कार प्रणाली। आधुनिक स्नायु विज्ञानम अपि एतमेव प्रश्नं पृच्छति, आसक्तिः कथम जायते, कस्मात् मनुष्यः पुनः पुनः तदेव सुखम इच्छति। उत्तरम मस्तिष्कस्य पुरस्कार व्यवस्था। बहुत से लोग सोचते हैं कि डोपामिन सुख का रसायन है। यह पूरी तरह सही नहीं है। डोपामिन मुख्यतः अपेक्षा का रसायन है। Many people call dopamine as the pleasure chemical, and that's an oversimplification. Dopamine is more accurately described as a signal of anticipation and reward prediction. It motivates us to seek. It says something valuable must be just ahead. यह हमारे अपेक्षा का रसायन है। यह हमें कहता है कुछ अच्छा मिलने वाला है, होने वाला है, इसलिए हम बार बार उसी वस्तु की ओर जाते हैं। अनेकाः मन्यन्ते यत् डोपामिनः सुखस्य रसायनम्, एतत् पूर्णतया सत्यं नास्ति। सः अपेक्षां प्रेरयति, सः मनसि प्रेरणां जनयति, सुखम समीपे अस्ति। सोचिए, आपका मोबाइल बजता है, आप तुरंत उसे देखते हैं। क्यों? मस्तिष्क को संभावित पुरस्कार की अपेक्षा होती है। इसलिए शायद कोई संदेश आया होगा, शायद किसी ने आपकी प्रशंसा की होगी, शायद किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा, शायद कोई नया समाचार होगा। यही अपेक्षा बार बार हमें उसी व्यवहार की ओर ले जाती है। Let's think about the smartphone. A notification appears and almost automatically we reach for it. Not because every notification is rewarding, but because our brain predicts that one of them might be rewarding. This is reward prediction. दूरवाणी संदेशः आगच्छति, त्वं तत् क्षणमेव पश्यसि। किमर्थं? यदा मस्तिष्कः पुरस्कारस्य अपेक्षां करोति। So what's the Patanjali's insight here? महर्षि पतंजलि इस संपूर्ण प्रक्रिया को एक ही शब्द में कहते हैं, तृष्णा। तृष्णा। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है रिवॉर्ड प्रेडिक्शन, रिवॉर्ड सीकिंग, मोटिवेटेड बिहेवियर। पतंजलि कहते हैं तृष्णा। कितनी अद्भुत समानता है। Patanjali summarized the entire process in one word, Trishna. Well, we don't have exact meaning for many words, Sanskrit words in English, but the closest meaning would be craving. Trishna, the closest meaning in English would be craving. Neuroscience describes reward prediction, reward seeking, and motivated behavior. Patanjali simply says craving, different language, the same human experience. आधुनिक विज्ञानम बहुनी शब्दानि प्रयुङ्क्ते, पतंजलि एकेन एव शब्देन सर्वम उक्तवान, तृष्णा। सो वैराग्य इज नॉट इंडिफरेंस। जब हम वैराग्य की बात करते हैं तो यह इंडिफरेंस नहीं है।
यहाँ एक बहुत बड़ी भूल हो रही है। लोग सोचते हैं कि वैराग्य का अर्थ है भावनाहीन होना, उदासीन होना, जीवन से भाग जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैराग्य का अर्थ है आप संसार में रहें, कार्य करें, प्रेम करें, सेवा करें, किंतु भीतर से स्वतंत्र रहें। मैं इसी भाव को प्रकट करने के लिए कभी कभी कहता हूं डिटैच्ड अटैचमेंट, मेरे मन में एक डिटैच्ड अटैचमेंट हो। One of the greatest misconceptions is that detachment means emotional coldness. It does not. Vairagya does not mean being indifferent. It means remaining inwardly free while fully participating in life. वैराग्यम न भाव शून्यता, न उदासीनता, न पलायनम। वैराग्यम संसारे स्थित्वा अपि अंतःकरणस्य स्वातंत्र्यम। अंतःकरणस्य स्वातंत्र्यम। एक चिकित्सक के रूप में मैं यह प्रतिदिन देखता हूं कि जो रोगी परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं वे अधिक तनाव अनुभव करते हैं। जो पूरी निष्ठा से प्रयास करते हैं किंतु परिणाम को स्वीकार भी कर लेते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं। As a physician, I observed that patients who become completely attached to specific outcomes often experience great distress. Those who work sincerely while accepting uncertainty generally demonstrate greater emotional resilience. This does not mean they care less, it means they suffer less from uncontrollable outcomes. I often say that our goal should not be to succeed in life. Our goal should not be to find quick path to success. The end is there, the goal is there. Our job is to perfect the means to reach to that destination. We all want things to happen quickly. It may not happen. If it happens, great. But it may not always happen. But what is desired is not to take a shortcut. The goal should be to perfect our means to reach to that ultimate destination. And if you are perfecting your means, you will get there. And even if you don't get there, you should have that contentment that I am perfecting the means. I tried my best. Let it be. Not be attached to the fruit of outcome. चिकित्सकत्वेन अहम अपि एतत् प्रतिदिनं पश्यामि। ये फलासक्ताः भवन्ति ते अधिकं क्लिश्यन्ते। ये यथाशक्ति प्रयत्नं कुर्वन्ति फलम् अपि समत्वेन गृह्णन्ति ते अधिकं शान्तिम् अनुभवन्ति। So let's talk about the next sutra 1.16. तत्परम पुरुषख्यातेर गुण वै तृष्णयम। अब पतंजलि वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था का वर्णन करते हैं, जब मनुष्य केवल वस्तुओं से ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति के आकर्षण से भी ऊपर उठ जाता है, तब परम वैराग्य उत्पन्न होता है। यह केवल त्याग नहीं है, यह आंतरिक स्वतंत्रता है। पतंजलि नाउ डिस्क्राइब्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिटैचमेंट. It is not merely freedom from objects, it is freedom born from deep knowledge of one's own true nature. This is not suppression, it is liberation. परम वैराग्यम नाम केवलम विषय त्यागः न, स्वस्वरूप ज्ञानजन्यम पूर्ण स्वातंत्र्यम। तब इस संपूर्ण सूत्र को एक साथ देखते हैं। लेट्स ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। अभ्यास मस्तिष्क को प्रशिक्षित करता है, वैराग्य मस्तिष्क को आसक्ति से मुक्त करता है, अभ्यास ध्यान को मजबूत करता है, वैराग्य दुख को कम करता है, अभ्यास शक्ति देता है, वैराग्य स्वतंत्रता देता है। यही योग है। प्रैक्टिस strengthens the brain. Detachment liberates the brain. Practice develops attention. Detachment reduces suffering. Practice gives strength. Detachment gives freedom. Together they transform the human mind. That is yoga. अभ्यासः चित्तम बलवत् करोति, वैराग्यम चित्तम मुक्तम करोति। अभ्यासः ध्यानं वर्धयति, वैराग्यम दुःखं क्षपयति। अभ्यासः शक्तिं ददाति, वैराग्यम स्वातंत्र्यं ददाति। ऐसा एव योगः, ऐसा एव योगः। महर्षि पतंजलि ने 2000 वर्ष पूर्व हमें एक ऐसा मार्ग दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आधुनिक न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि मस्तिष्क बदल सकता है, पतंजलि हमें बताते हैं कि जीवन बदल सकता है। दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि परिवर्तन संभव है, किंतु उसके लिए दो आवश्यक वस्तुएं हैं। क्या? अभ्यासेन तु वैराग्येन, अभ्यास और वैराग्य। More than 2000 years ago, Patanjali gave humanity a practical method for transforming the mind. Modern neuroscience now confirms that the brain can change. Patanjali reminds us that the life can change, and together they teach us that lasting transformation requires two timeless principles:
practice and detachment. महर्षि पतंजलि असंभ्यम परिवर्तनस्य मार्गं प्रदर्शितवान्। महर्षि पतंजलि अस्मभ्यम अस्मभ्यम परिवर्तनस्य मार्गं प्रदर्शितवान्। आधुनिक स्नायु विज्ञानं वदति मस्तिष्कः परिवर्तते, पतंजलि वदति जीवनम अपि परिवर्तते, अतः आवश्यकम किम? अभ्यासः वैराग्यम। और ऐसे गीता में लिखा है, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ये बात। तो यहीं पे मैं एक विराम लूँगा और फिर आगे की चर्चा हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में मैं एक थोड़ा मस्तिष्क के विषय में सिंपल ज्ञान बांटूंगा, ठीक है। हरिओम, ओम नमः शिवाय। मस्तिष्क के बारे में ज्ञान मतलब एनाटॉमी और कौन से पाथवेज रहते हैं, थोड़ा और सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि जो है इनको कंटेम्प्रेरी साइंस, आधुनिक विज्ञान के विषय में जिनको समझना है उनको थोड़ा शायद लाभ हो। और फिर मैं आगे की बातों को भी फिर उससे कनेक्ट करके बताने का प्रयत्न करूंगा। हरिओम, ओम नमः शिवाय।